जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका 2025 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज ये आपके लिए 15 नंबर का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। 14 नंबर तक का जो प्रैक्टिस सेट है हमने कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखें। निश्चित ही यहां से आपका बहुत ही फायदा होगा। हूबहू प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि केरल ज्योति पुरस्कार किस भारतीय राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक? तो आपको बताना है कि केरल ज्योति पुरस्कार किस भारतीय राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केरल होगा। क्या? तो केरल ज्योति पुरस्कार किस भारतीय राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? आसान है, केरल ऊपर ही लिखा है तो आप गलत करेंगे नहीं। दूसरा प्रश्न है, स्वदेश दर्शन योजना का उद्देश्य क्या है? स्वदेश दर्शन योजना का उद्देश्य क्या है? भारत में रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देना, भारतीय संस्कृति को विदेशों में बढ़ावा देना, थीम आधारित पर्यटन सर्किट विकसित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध कराना। तो आपको बताना है कि स्वदेश दर्शन योजना का उद्देश्य क्या है। तो स्वदेश दर्शन योजना का उद्देश्य है थीम आधारित पर्यटन सर्किट विकसित करना। क्या होगा? तो थीम आधारित पर्यटन सर्किट विकसित करना। अगला है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर खिलाफत आंदोलन? तो करो या मरो का जो नारा है ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है। किससे? तो भारत छोड़ो आंदोलन। आपसे पूछ लिया जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ तो कब? तो 1942 में। कब? तो 1942 में। आपको कमेंट करके बताना है, आसान है, कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। देखते हैं किस किस को पता है। अगला है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां है? जिनेवा, वियना, न्यूयॉर्क या फिर बर्लिन? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो मुख्यालय है ये जिनेवा में है। कहां पर है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। पांचवा प्रश्न है, कौन सा ग्रह सुबह का तारा या शाम का तारा कहलाता है? मंगल, बृहस्पति, बुध या फिर शुक्र? तो कौन सा ग्रह सुबह का तारा या शाम का तारा कहलाता है? तो शुक्र। किसे? तो शुक्र जो है ये सुबह का तारा या शाम का तारा कहते हैं। सबसे चमकीला ग्रह आपसे पूछ लिया जाए क्या? तो सबसे चमकीला ग्रह तो भी आपको शुक्र ही लगाना है। आपसे पूछा जाए लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो लाल ग्रह किसे? तो मंगल को। किसे? तो मंगल को लाल ग्रह। नीला अगर पूछा जाए तो याद रखेंगे पृथ्वी होगा। तो ये सभी प्रश्न याद रखेंगे। बाकी यहां जो आंसर होगा सुबह का तारा या शाम का तारा तो शुक्र हो जाएगा। अगला है, भारत के किस राज्य को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है? पंजाब, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा? तो उड़ीसा को। किसे? तो भारत के किस राज्य को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है? तो उड़ीसा को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है। सातवां प्रश्न है, बंग विभूषण पुरस्कार किस राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या फिर बिहार? तो बंग विभूषण पुरस्कार किस राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या? तो पश्चिम बंगाल का है। कहां का है? तो बंग विभूषण पुरस्कार किस राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो पश्चिम बंगाल का। आठवां प्रश्न है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किसके लिए एक पेंशन योजना है? वरिष्ठ नागरिक, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, सरकारी कर्मचारी या फिर महिलाएं? तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किसके लिए एक पेंशन योजना है? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वरिष्ठ नागरिक। किसके लिए? तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किसके लिए एक पेंशन योजना है? तो वरिष्ठ नागरिक। आपसे एक बात कहेंगे, आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, उन्हीं प्रश्नों को लेकर के आते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम आपके लिए निरंतर काम कर सके। और विश्वास रखिएगा, जितना प्रैक्टिस सेट हम करवा दे रहे हैं अगर आप उनको ही देख लेते हैं, उन्हीं प्रश्नों को याद कर लेते हैं, आपके एग्जाम में प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। निश्चित ही आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो आपको भी सहयोग करना होगा। साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, यह भारत के विभाजन का प्रस्ताव करता था, यह असहयोग आंदोलन के दौरान आया था, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे कि साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था?
तो साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? तो इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। क्या? तो इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। अगर आपसे पूछा जाए कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 1928 में आया था। ये बना कब था अगर पूछा जाए, तो 1927 में बना था और 1928 में भारत में आया था। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्य कार्य क्या है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करना, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार को विनियमित करना, विकासशील देशों को वित्तीय सहायता देना, वैश्विक पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम का प्रबंध करना। तो आप बताएंगे कि अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्य कार्य क्या है? क्या बताना है? तो बताना है कि अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्य कार्य क्या है। सही उत्तर इसका हो जाएगा, क्या होगा राइट आंसर? तो अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्य कार्य क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार को विनियमित करना। क्या? तो अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार को विनियमित करना। अगला है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है? तो 8 घंटा 20 मिनट, 10 मिनट, 1 मिनट या फिर 20 सेकेंड। तो बताना है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो यहां पर आप क्या करना है, तो 8 मिनट कर लीजिए। क्या? तो 8 मिनट। क्या? तो 8 मिनट और कितने सेकेंड? तो 8 मिनट और 20 सेकेंड लगभग लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने के लिए। तो यहाँ पर घंटा पर हटा करके आप जो है मिनट कर लीजिए और इसको सेकेंड कर लीजिए। तो 8 मिनट 20 सेकेंड में जो है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगता है। अगला है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य, कला, खेल या फिर विज्ञान। तो अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? याद रखेंगे, अर्जुन जो पुरस्कार है ये दिया जाता है खेल में। किसमें? तो खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। आपसे पूछा जाए कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखेंगे 1961 में। कब? तो 1961 में। अगला है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम या फिर ऑक्सीजन। तो सबसे हल्का तत्व कौन सा है? आप बताएंगे कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है। तो क्या होगा? तो सबसे हल्का तत्व जो है सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। 14 नंबर प्रश्न है, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आप बताएंगे कि विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। रोम इटली, मैड्रिड स्पेन, पेरिस फ्रांस या फिर जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो बताना है आपको कि विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। राइट आंसर इसका होगा मैड्रिड स्पेन में। कहां पर? तो विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में स्थित है। अगला है, काकोरी कांड की घटना किस वर्ष हुई थी? 1925, 1930, 1935 या फिर 1945 में। तो काकोरी कांड की घटना किस वर्ष हुई थी? तो काकोरी कांड की जो घटना है 1925 में। कब? तो 1925 में काकोरी जो है कांड की घटना हुई थी। अगला है, उत्पाद से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? विभिन्न क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना, किसानों को सब्सिडी प्रदान करना, स्टार्टअप के लिए वित्तीय सहायता, इनमें से कोई नहीं। तो उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर होने वाला है क्या होगा? तो विभिन्न क्षेत्रों में घरेलू निर्माण को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना। अगला है, कर्नाटक रत्न पुरस्कार किस राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो बताएंगे आप कि कर्नाटक रत्न पुरस्कार किस राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो कर्नाटक रत्न जो पुरस्कार है ये कर्नाटक का ही होगा। जब कर्नाटक नाम है आगे तो कर्नाटक ही होगा। अगला है, दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर किस पर आधारित थे? ट्रांजिस्टर, सिलिकॉन चिप्स, बायो ऑप्टिकल्स या फिर वैक्यूम ट्यूब। तो बताना है कि दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर किस पर आधारित थे। तो दूसरी जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, क्या? तो दूसरी जनरेशन के जो कंप्यूटर थे ये ट्रांजिस्टर पर आधारित थे। किस पर? तो ट्रांजिस्टर पर। अगला है, निम्न में से कौन कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है? प्लांटर, पेन ड्राइव, जॉयस्टिक या फिर स्कैनर। तो निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है? बताना है आपको कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर है क्या होगा? तो प्लाटर हो जाएगा। क्या होगा?
तो प्लाटर हो जाएगा। MS वर्ड 2010 में स्पेलिंग और ग्रामर चेक चलाने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? F1, F2, F7 या फिर F9? तो सही उत्तर इसका होगा क्या? तो F7 हो जाएगा। क्या होगा? तो F7 होगा। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का मैलवेयर एक प्रोग्राम या कोड का टुकड़ा है जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर पर उसकी जानकारी के बिना लोड हो जाता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध चलता है? एडवेयर, फिशिंग, ट्रोजन हॉर्स, कंप्यूटर वायरस? तो किस प्रकार का मैलवेयर एक प्रोग्राम या कोड का टुकड़ा है जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर पर उसकी जानकारी के बिना लोड हो जाता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध चलता है? याद रखेंगे, जो राइट आंसर होगा कंप्यूटर वायरस होगा। क्या होगा? तो कंप्यूटर वायरस होगा। निम्न में से कौन स्वयं की कॉपी करने के लिए स्पॉन तंत्र का उपयोग करता है? ट्रोजन हॉर्स, कीस्ट्रोक लॉगर, लॉजिक बम या फिर वार्म? तो निम्न में से कौन स्वयं की कॉपी करने के लिए स्पॉन तंत्र का उपयोग करता है? याद रखेंगे, सही उत्तर इसका होने वाला है क्या? तो वार्म होगा। क्या होगा? तो निम्न में से कौन स्वयं की कॉपी करने के लिए स्पॉन तंत्र का उपयोग करता है? तो वार्म हो जाएगा। किसानों को उनके उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने में कौन सा कारक सबसे अधिक मदद करेगा? मजबूत मार्केट लिंकेज और मूल्य संवर्धन, बिचौलियों की संख्या बढ़ाना, केवल रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करना, केवल एक ही प्रकार की फसल को कहना? आप बताएंगे कि सही उत्तर क्या होगा इसका? तो किसानों को उनके उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने में कौन सा कारक सबसे अधिक मदद करता है? सही उत्तर इसका होगा मजबूत। क्या? तो मजबूत मार्केट लिंकेज और मूल्य संवर्धन हो जाएगा। ऋण के संदर्भ में पुनर्भुगतान अवधि का क्या अर्थ है? ऋण की राशि, ब्याज दर, वह समय सीमा जिसके भीतर ऋण को चुकाना होता है, ऋण लेने का उद्देश्य। तो ऋण के संदर्भ में पुनर्भुगतान अवधि का क्या अर्थ है? याद रखेंगे, जो सही उत्तर इसका होगा वह समय सीमा जिसके भीतर ऋण को चुकाना होता है। अगला है, बजटिंग में परिवर्तनीय व्यय का एक उदाहरण क्या है? मासिक किराया, बिजली का बिल या किराए का सामान, ऋण के किस्त, बीमा प्रीमियम? तो बजटिंग में परिवर्तनीय व्यय का एक उदाहरण क्या है? याद रखेंगे, इसका जो सही उत्तर होने वाला है बिजली का बिल या किराए का सामान। क्या? तो बिजली का बिल या किराने का सामान। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत कितनी एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है? 10,000, 20,000, 30,000 या फिर 40,000? तो आप बताएंगे कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत कितनी एक मुश्त राशि जो है प्रदान की जाती है? याद रखेंगे, जो इसका जो सही उत्तर होगा 20,000 हो जाएगा। क्या? तो 20,000। अगला है, पीएम किसान योजना के तहत केंद्र सरकार ने किसानों के लिए कौन सी सुविधा शुरू की ताकि वह अपनी पात्रता स्थिति की जांच कर सके और स्वयं पंजीकरण कर सके? केवल टोल फ्री हेल्पलाइन, केवल बैंक शाखाएं, केवल पोस्ट ऑफिस, पीएम किसान पोर्टल और मोबाइल ऐप? तो आप बताएंगे कि सही उत्तर इसका क्या होगा? तो जिसने भी इसका आंसर चयन किया है, क्या? तो फोर्थ ऑप्शन पीएम किसान पोर्टल, मोबाइल ऐप, इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि एवं संबंध क्षेत्र कायाकल्प के लिए लाभकारी दृष्टिकोण के तहत कृषि स्टार्टअप को किस प्रकार का समर्थन दिया जाता है? केवल सरकारी सब्सिडी, उष्मायन केंद्रों के माध्यम से सलाह, तकनीकी मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता, केवल मुक्त भूमि या फिर केवल ऋण माफी? याद रखेंगे, जो सही उत्तर इसका होगा क्या? तो राइट आंसर जो होने वाला है क्या होगा? सही उत्तर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि एवं संबंध क्षेत्र कायाकल्प के लिए लाभकारी दृष्टिकोण के तहत कृषि स्टार्टअप को किस प्रकार का समर्थन दिया जाता है? सही उत्तर जो होगा केंद्रों के माध्यम से। क्या? तो याद रखेंगे, इसका जो सही उत्तर है उष्मायन केंद्रों के माध्यम से सलाह, तकनीकी को मार्गदर्शन या और वित्तीय सहायता। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत वार्षिक प्रीमियम की राशि कितनी है? कितनी है? तो सही उत्तर इसका होगा कितनी है, बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो सही उत्तर होगा 20 रुपए। कितने? तो 20 रुपए। अगला है, मनरेगा के तहत ग्राम रोजगार सहायता की भूमिका क्या है? केवल मजदूरी पर निर्धारित करना, केवल श्रमिकों को प्रशिक्षण देना, जॉब कार्ड जारी करने, कार्य की मांग दर्ज करने और मजबूरी भुगतान में ग्राम पंचायत की सहायता करना? इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर जो इसका होने वाला है जॉब कार्ड
जारी करने, कार्य की मांग दर्ज करने और मजदूरी भुगतान में ग्राम पंचायत की सहायता करना अगला है। बिहार में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के कार्यान्वयन के लिए कौन सी इकाई जिम्मेदार है? कौन सी इकाई जिम्मेदार है? बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम। तो बताएंगे आपके बिहार में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के कार्यान्वयन के लिए कौन सी इकाई जिम्मेदार है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है क्या होगा? तो बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी हो जाएगा। अगला है, बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत महिला उद्यमियों को कितनी वित्तीय सहायता मिलती है? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या फिर 20 लाख? तो याद रखेंगे सही उत्तर इसका होगा कितना? तो 10 लाख। कितना? तो 10 लाख राइट आंसर है। बिहार में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बिहार में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना का जो मुख्य उद्देश्य है क्या? तो तकनीकी शिक्षा। क्या? तो तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को वित्तीय प्रोत्साहन देना। बिहार में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य है तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को वित्तीय प्रोत्साहन देना। बिहार मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के तहत मृतक के आश्रित परिवार को कितनी एकमुश्त वित्तीय सहायता मिलती है? ये प्रश्न आपको हम बताए हैं तो याद हो गया होगा। 20,000 है। कितनी? तो 20,000। बिहार में मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना के तहत कौन सी फसलें कवर की जाती हैं? केवल नकदी फसलें, केवल बागवानी फसलें, केवल दलहन फसलें? तो सही उत्तर होगा धान, गेहूं, मक्का सहित प्रमुख खाद्य फसलें। क्या? तो बिहार में मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना के तहत कौन सी फसलें कवर की जाती हैं? तो धान, गेहूं, मक्का सहित प्रमुख खाद्य फसलें। तो 35 प्रश्न था। आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि 35 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।